हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे साहित्य परिवार। साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 52। इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं पूरी व्याख्या के साथ। और वो 25 प्रश्न कौन से रहते हैं? PYQ के रहते हैं। आज हम लोग जून 2020 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था। ठीक ना, हमने प्रथम पाली के एग्जाम को देखा कि प्रथम पाली में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। आज हम लोग जून 2020 में जो द्वितीय पाली में एग्जाम हुए थे उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 लिखा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तुर्की और डी अंग्रेजी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो तुर्की भाषा जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। विकल्प सी इसका सही है कि तुर्की भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। देखो आंसर से लिखा है तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि तुर्की अल्ताई परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? तुर्की जो वो अल्ताई परिवार की भाषा है। जबकि अन्य संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी ये भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 2 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? यौगिक नहीं। ए पीला, बी झटपट, सी घुड़साल और डी पंकज। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? यौगिक नहीं। तो इनमें से कौन सा शब्द रूढ़ है? यौगिक नहीं। तो देखो पीला शब्द जो है वो रूढ़ है, यौगिक नहीं है। विकल्प ए इसका सही है 2 का। देखो आंसर है लिखा है पीला जो है रूढ़ शब्द है, झटपट घुड़साल और यौगिक ये घुड़साल यौगिक शब्द है तथा पंकज योग ऋण शब्द है। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं। देखो शब्द कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक ऋण, यौगिक और योग ऋण। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है तथा जिसके खंड का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसा शब्द जिसको मतलब टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक, कान। अब नाक को कैसे संधि विच्छेद करोगे? आप नहीं ना कर पाओगे इसका। ना प्लस अक तो इसका कोई अर्थ निकलेगा नहीं। तो नाक, कान ये सब रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घुड़ प्लस साल, घुड़साल। तो घुड़ भी हो जाता है प्लस साल, घुड़साल होगा। आग प्लस बबूला, आग बबूला। ये सब मतलब कि आग बबूला को अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो आग प्लस बबूला होगा ना। तो यौगिक ऋण है। योग ऋण कैसे कहते हैं? जो शब्द अन्य शब्द के योग से बने हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर और दशानंद ये सब जो योग ऋण शब्द हैं। प्रश्न संख्या 3 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? ए दाग, बी औरत, सी नीलम और डी फिश। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? तीन में से कौन सा शब्द फारसी का है? तो देखो दाग शब्द जो है वो फारसी का शब्द है। 3 का ए जो है वो सही है। देखो आंसर है लिखा है दाग फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा के अन्य शब्द कौन कौन से? आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी इत्यादि ये फारसी भाषा के शब्द हैं। जबकि औरत अरबी भाषा का तथा फिश अंग्रेजी भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 4 लिखा है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपयुक्त कथन किस लेखक के बारे में कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारत रत्न हरिश्चंद्र के लिए, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। तो 4 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है।
उपयुक्त कथन किस लेखक के बारे में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये रामचंद्र शुक्ल के बारे में कहा है। विकल्प डी इसका सही है, 4 का। आंसर डी है। लिखा कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए असह्य है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है। प्रश्न संख्या 5। लिखा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विड़ाल में शामिल नहीं है। ए आलस्य, बी हिंसा, सी चिकित्सा और डी अहंकार। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विड़ाल में शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है, तो अहंकार जो वो शामिल नहीं है। विकल्प डी इसका सही है। तो पंच विड़ाल में कौन कौन से हैं, आलस्य है, हिंसा है, चिकित्सा है, काम है और मोह है। काम और क्या है, एक मोह है। ये 5 है, अहंकार नहीं है। तो विकल्प डी इसका गलत है, 5 का। देखो आंसर डी यहाँ पे लिखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अहंकार पंच विड़ाल में शामिल नहीं है। पंच विड़ाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबद्ध है। शुक्ल जी के अनुसार पंच प्रतिबद्ध है, आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह। प्रश्न संख्या 6। लिखा कि अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्मों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है। ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी रामविलास शर्मा। अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्मों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। कथन किस आलोचक का है। तो यह कथन किस आलोचक का है, तो रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प बी इसका सही है, 6 का। देखो आंसर बी। अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। उक्त कथन आलोचक रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न संख्या 7। लिखा है यहाँ पे कि 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की सद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकते थे। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किस वृत्ति संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने की है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा और डी रामशंकर शुक्ल रसाल। तो 7 के इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक ने कही है, तो वो रामचंद्र शुक्ल ने कही है। 7 का विकल्प सही है। देखो आंसर है लिखा कि 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम में गुत्थी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकते थे। सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में यह बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्रबंधु विनोद के बारे में कही है। प्रश्न संख्या 8। लिखा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और
नामकरण करते उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ए मिश्र बंधु, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल और डी राम कुमार वर्मा। तो 8 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 8 का विकल्प इसमें से बी सही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। देखो आंसर बी, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करते उपयुक्त नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन तथा नामकरण निम्न है। उन्होंने देखो जॉर्ज ग्रियर्सन ने यहाँ पे काल विभाजन क्या है? चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा माने 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, फिर चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास, सातवें परिति काव्य, आठवें तुलसीदास का अन्य परिवर्ती, 18वीं शताब्दी, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वें महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो आंसर बी है ये, जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन तथा नामकरण है। प्रश्न संख्या 9, दब साहब प्यास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? ए बरूरुचि, बी देवसेन, सी पुष्पदंत और डी माइल धवल। तो 9 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? कि दब साहब प्यास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया है? तो किसने किया है? तो माइकल धवल ने किया है। विकल्प डी इसका सही है, आंसर डी। देखो दब साहब प्यास, जिसे द्रव्य स्वभाव प्रकाश भी कहते हैं, उसको गाथा या साहित्य की प्रकृति में माइल धवल ने रूपांतरित किया है। दब साहब प्यास ये अपभ्रंश भाषा में है। कृति के लेखक देवसेन है। दब साहब प्यास के लेखक कौन है? वो देवसेन है। इनकी प्रसिद्ध कृति श्रावकाचार है। देवसेन की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? श्रावकाचार है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार को किसने हिंदी का प्रथम रचना माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। देवसेन कृत अन्य ग्रंथ है, नय चक्र है, दर्शन सार है, भाव संग्रह, आराधना सार तथा तत्व सार। ये देवसेन की अन्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खान का वर्णन किया गया है? ए भाग्यवती, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारी और डी श्यामा स्वप्न। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवाने खाने का वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है? तो वो किया गया परीक्षा गुरु में। विकल्प बी इसका सही है, 10 का। देखो आंसर भी लिखा है, परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882, इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिलोरी। देखो परीक्षा गुरु के कौन है? लाला श्रीनिवास दास, भाग्यवती के श्रद्धाराम फिलोरी और नूतन ब्रह्मचारी के बालकृष्ण भट्ट हैं। और श्यामा स्वप्न के कौन है? जगमोहन सिंह है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? ए विश्वामित्र, बी मत्स्यगंधा, सी राधा और डी नारद की वीणा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? तो कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? तो नारद की वीणा जो वो उदय शंकर भट्ट का नहीं है। विकल्प डी इसका सही, 11 का। देखो आंसर डी लिखा कि नारद की वीणा ये नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। नारद की वीणा 1946 नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। नारद की वीणा किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1946 है। जबकि उदय शंकर भट्ट कृत इनका नाटक कौन कौन सा? विश्वामित्र है, मत्स्यगंधा है, राधा है, विक्रमादित्य है, दार या सिंधु पतन है, सागर विजय तथा मुक्ति पंथ है। प्रश्न संख्या 12,
अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि ए करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। बी करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। सी करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। और डी करुणा का आलंबन करुणा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है। उपयुक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मनत्व नहीं है। ए बी सी और डी। तो इनमें से कौन सा शुक्ल जी का मनत्व नहीं है, तो कौन सा इनमें से नहीं है, तो इनमें से सी जो है, मतलब कि ये सी वाला है, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, शुक्ल जी का मनत्व नहीं है। विकल्प सी इसका गलत है, सी इसका गलत है। देखो आंसर से लिखा है करुणा या करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। निबंध करुणा के संबंध में यह मंतव्य शुक्ल जी का नहीं है। शुक्ल जी ने अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में यह निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का आलंबन करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। प्रश्न संख्या 13 लिखा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। ए शेखर एक जीवनी, बी त्यागपत्र, सी पर्दे की रानी और डी जयवर्धन। तो 13 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, तो 13 का विकल्प ए सही होगा, शेखर एक जीवनी में। देखो आंसर है, लिखा है शेखर एक जीवनी जिसका प्रकाशन वर्ष 1940-44 है। उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। प्रश्न संख्या 15 लिखा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुष्टांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है। ए विष्णु साहनी, विश्व प्रसाद सिंह, सी राजेंद्र यादव और डी कमलेश्वर। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है, तो किसने कहा है, कमलेश्वर ने कहा है। 15 का विकल्प डी सही है। तो आंसर डी लिखा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्ति की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थबोध को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन कमलेश्वर ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है। भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी पत्रिका से नई कहानी का प्रारंभ 1956 माना जाता है। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 16 लिखा कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है। ए आचार्य कुंतक, बी पंडित राज जगन्नाथ, सी आचार्य मम्मट और डी आचार्य दंडी। 16 में से कौन सा विकल्प सही होगा, तो देखो प्रतिभा के विषय में उदाहरण किस आचार्य का है, तो है आचार्य मम्मट का है। विकल्प सी सही है, मम्मट का है ये। देखो सी आंसर सी है, लिखा है कि शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण आचार्य मम्मट का है। कुंतक अलंकार शास्त्र के विद्वान हैं। वक्रोक्ति जीवतम में वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना है। पंडित राज जगन्नाथ की कृति
रसगंधार है। और काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट हैं। काव्यदर्श और दसम कुमार चरित आचार्य दंडी की ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 17 लिखा है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? ए दंडी, बी धनंजय, सी रुद्रट और डी अभिनव गुप्त। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी? तो किसने 8 मानी है? तो मानी है दंडी ने। विकल्प ए इसका सही है। 17 का देखो ए लिखा, आचार्य दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है। आचार्य भरतमुनि ने भी रसों की संख्या 8 मानी है, जो निम्न है। ए श्रृंगार, दूसरा हास्य, 3 करुण, 4 वीर, 5 भयानक, 6 विभत्स, 7 अद्भुत और 8 है रौद्र। और आचार्य के अनुसार, अन्य आचार्यों के अनुसार रसों की संख्या में धनंजय ने 9 और रुद्रट ने 10 और अभिनव गुप्त ने 9 मानी है। देखो यहाँ पे धनंजय ने कितनी मानी? 9 मानी है। रुद्रट ने 10 मानी है और अभिनव गुप्त ने 9 मानी है। प्रश्न संख्या 18 प्रश्न संख्या 18 लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है कि आई रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। बी में कि आई रिचर्ड का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। सी में रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। और डी में रिचर्ड का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। तो 18 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 18 का विकल्प सी सही है कि रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। 18 का सी सही है। देखो आंसर से लिखा है, रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। कथन सही है। रिचर्ड ने मूल्य सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ है किसके? रिचर्ड के। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में, साइंस एंड पोएट्री, बियॉन्ड तथा इंटरप्रिटेशंस इन टीचिंग इत्यादि इनके ये अन्य ग्रंथ हैं रिचर्ड के। प्रश्न संख्या 19 लिखा है कि बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? ए जॉर्ज लुकास, बी एचरा पाउंड, सी डैनियल बेल और डी जॉक देरिदा। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? तो किससे है? तो वह एचरा पाउंड से। विकल्प भी सही है 19 का। प्रश्न संख्या 20 लिखा कि बिंबवाद आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ए सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, बी जनजातीय के विस्थापन का त्रास, सी सत्ता के प्रति मोह और डी जल जंगल जमीन पर अधिकार। तो 20 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? कि बिंबवाद आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। तो कौन सा विकल्प सही है? तो सत्ता के प्रति मोह। विकल्प सी सही है। देखो आंसर सी है यहाँ पे कि सत्ता के प्रति मोह आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है: सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, जल जंगल जमीन पर अधिकार। आदिवासी विमर्श 20वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। यह अस्मितामूलक विमर्श है। इसके केंद्र में आदिवासियों की जल जंगल और जीवन की चिंताएं हैं। आदिवासी विमर्श आदिवासी असीमता की पहचान, उसके अस्तित्व संबंधी संकट और उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। प्रश्न संख्या 21 लिखा कि हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की
रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। उपयुक्त कथन किस लेखिका का है। ए रमणिका गुप्ता, बी मन्नू भंडारी, सी प्रभा खेतान और डी महादेवी वर्मा। तो किस खंड में से कौन सा विकल्प सही है कि उपयुक्त कथन किस लेखिका का है, तो वह महादेवी वर्मा का है। विकल्प डी सही है किसका। देखो आंसर डी है। लिखा है कि यहाँ पे कि हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन करुणा ना मिले। विवेकहीन यहाँ पे भी डेड से करुणा ना मिले। कथन महादेवी वर्मा के श्रृंखला की कड़ियों से है। महादेवी वर्मा की रचना इस प्रकार है। निहार है, रश्मि है, निर्जा है, शांत गीत है, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा। ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 22। लिखा कि स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ए सतीत्व ही स्त्रीत्व है, बी स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, सी सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति और डी परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। 22 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है कि स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। नहीं, तो कौन सा नहीं है कि सतीत्व ही स्त्रीत्व ये नहीं है। 22 का ए सही है। ए जो है गलत है, सॉरी। देखो आंसर है। लिखा है कि सतीत्व स्त्रीत्व है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है। एक स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, दो सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति और तीन परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। स्त्री विमर्श उस साहित्य आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री असीमता को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है। शुरुआत में हिंदी में इसके लिए नारीवाद या मातृ सत्तात्मक शब्द प्रचलन में रहा। प्रश्न संख्या 23। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। ए श्रम की गरिमा, बी वर्गहीन समाज की स्थापना, सी शोषण विहीन समाज की रचना और डी क्रांति में हिंसा का प्रयोग। मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी, तो किस में थी, तो वो क्रांति में हिंसा का प्रयोग, ये इससे वो असहमत थे। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो आंसर डी लिखा है। मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति में हिंसा का प्रयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी। अन्य मार्क्सवादी पक्ष श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना में अंबेडकर जी की सहमति थी। प्रश्न संख्या 24। लिखा है यहाँ पे कि खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य में यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्ता में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है। ए साकेत, विषादकटन, सी कामायनी और डी प्रिय प्रवास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है, तो किसके लिए प्रकट किया है, तो वो किया है प्रिय प्रवास के लिए। विकल्प डी सही है 24 का। देखो आंसर डी लिखा है। खड़ी बोली में कठिन काम है। खड़ी बोली में यहाँ पे डेड से कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत प्रिय प्रवास के लिए प्रकट किया है। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रिय प्रवास के संतर में हरिऔध जी ने कहा है, मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म के रूप में नहीं। कृष्ण की चरित्र की तरह प्रिय प्रवास की राधा की चरित्र में नवीनता है, उसमें विरह की विकलता नहीं है, व्यथा की गंभीरता है। प्रश्न संख्या 25। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है। ए चांद का मुंह टेढ़ा है, बी शुद्ध कविता की खोज, सी काट का सपना और डी कमायन एक पुनर्विचार। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है, तो कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है, तो देखो चांद का मुंह टेढ़ा है, काट का सपना और कमायन एक पुनर्विचार, ये तीनों तो मुक्तिबोध की रचना है। लेकिन शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध
कविता की खोज ये किसका? रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह ये दिनकर का है, ठीक है ना। तो 25 का बी जो है वो इसका ऑप्शन गलत है कि शुद्ध कविता की खोज ये इनकी इनकी रचना नहीं है। देखो आंसर भी लिखा है, शुद्ध कविता की खोज मुक्तिबोध की रचना नहीं है बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर की अन्य रचना इस प्रकार है। काव्य की भूमिका, यहाँ पे दिनकर की कौन कौन रचना है? काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण। चांद का मुंह टेढ़ा है, काट का सपना, कमायनिक पुनर्विचार, मुक्तिबोध की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, काट का सपना, कमायनिक पुनर्विचार ये मुक्तिबोध का है और दिनकर का काव्य की भूमिका, पंथ प्रसाद और मैथिली शरण। तो ये थे आज के 25 प्रश्न, ठीक ना। थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो इसीलिए हम थोड़ा लेट क्लास ले पा रहे हैं, तो हम आप उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं से और आपको क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।